गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। इवनिंग, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। हेलो, आवाज आ रही मेरी? यस सर। आप में से किसी ने बोला कुछ? सुनाई नहीं दिया इसलिए पूछ रहा हूँ। आवाज आ रही मेरी? आपकी नहीं आई मेरे को। यस सर। यस सर, आ रही नहीं, है। तोमर नहीं आया ना। दिक्कत है। आ रही है सर आपकी आवाज। हेलो, आवाज आ रही है? यस यस हाँ सर। सर, आप बोलो। हाँ, आपकी आवाज नहीं मेरे को आ रही है। आ रही है सर आवाज। अरे सर को नहीं आ रही ना हमारी नहीं आ रही है। लास्ट क्लास में क्या डिस्कस हुआ है भाई? सर प्रिज्म कर रहे थे। एंगल ऑफ डेविएशन भी बता दिया था आपने। देवेश बताना, लास्ट क्लास में क्या डिस्कस हुआ है? सर लास्ट में क्रोमेटिक एब्रेशन किया था। यार ये क्यों नहीं? प्लीज एक बार बोलिए कोई जन, देखे तो आवाज आ रही है मेरी आपको ही, मेरे मुझे? यस सर आपकी आ रही है। यार क्या हो रहा है? हाँ जी बोलो। यस सर। अभी स्पीकर पे ही डाल देते हैं, इसको हटा दे रहे हैं। ये प्रॉपर आवाज आ नहीं रहा। मीटिंग पे आते नहीं।
चलो अभी स्पीकर पे कर दिया, ठीक है, अब बोलना यस सर। चलो ठीक। मेरी आवाज तो क्लियर है ना? यस सर। Yes, चलो ठीक। yes. हाँ, तो लास्ट क्लास में क्या डिस्कस हुआ था? सर क्रोमेटिक एब्रेशन। अच्छा, क्रोमेटिक एब्रेजन के बारे में हम लोग बातें कर रहे थे, तो उसमें क्रोमेटिक डबलेट की बात बता दी थी। ओमेगा Yes, 1 sir. अपॉन F1 प्लस ओमेगा 2 बाई F2 दैट शुड बी इक्वल टू 0 ना। Yes, sir. अगर दो डिफरेंट मटेरियल के आपने लेंसेस लिए हैं, एक कन्वर्जिंग है तो दूसरा डाइवर्जिंग होना जरूरी है, तो उन दोनों का जो कॉम्बिनेशन है दैट कैन वर्क लाइक ए एक्रोमेटिक डबलेट। एक्रोमेटिक डबलेट किसको कहेंगे? जिसमें क्रोमेटिक एब्रेजन नहीं होगा, उसको हम लोग एक्रोमेटिक डबलेट कहेंगे। और उस एक्रोमेटिक डबलेट को फॉर्म करने के लिए ये आपकी रिक्वायरमेंट है कि जो ओमेगा 1 अपॉन F1 प्लस ओमेगा 2 बाई F2 दिस शुड बी इक्वल टू 0। ठीक है, Yes, sir. नेचुरल है, इसको जीरो होने के लिए जरूरी है कि एक अगर कन्वर्जिंग है तो दूसरा जो है वो हमारा डाइवर्जिंग होना चाहिए। Yes, sir. ठीक है, अब आइए बात करते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ प्रिज्म का। कई बार हमको जो है प्रिज्म के कॉम्बिनेशन की भी बात करने को मिलती है, बट ऐसे प्रिज्म के लिए जिसका कि प्रिज्म एंगल बहुत छोटा है, ठीक है ना, प्रिज्म एंगल काफी छोटा है। अब मान लीजिए कि दो हमारे प्रिज्म है, एक को ऐसे प्लेस किया है और दूसरे को ऐसे प्लेस किया, दोनों के प्रिज्म एंगल हमने बोला इसका A1 का है प्रिज्म एंगल, और इसका हमने बोला कि जो प्रिज्म एंगल है वो A2 का है। और इस पे एक व्हाइट लाइट को इधर से हम इम्पिंज करा रहे हैं, तो होगा क्या कि ये व्हाइट लाइट जो होगी दैट इज गोइंग टू बी स्प्लिट इनटू इट्स कलर, है ना, अपने कलर में जो है वो स्प्लिट करेगी। हम सिंगल एक रे को दिखा रहे हैं, इसमें मान लो कि येलो कलर के करस्पॉन्डिंग रे दिखाया, तो ये इधर गया, ये आके इस पे इधर टकराई, और फिर यहाँ पे रिफ्रैक्ट होकर के ये हमारा जो है वो इधर की तरफ निकल गया। इसी तरीके से रेड वाला और वायलेट वाले के करस्पॉन्डिंग भी जो है वो डेविएशन अपीयरेंस में आएगा। तो अगर हमको मीन डेविएशन लिखना है इन दोनों प्रिज्म के कॉम्बिनेशन के करस्पॉन्डिंग, तो आप देखो तो आपको क्या दिखता है कि ये वाली जो प्रिज्म है इसने क्लॉकवाइज डेविएशन दिया, तो ये वाली प्रिज्म ने जो है वो एंटी क्लॉकवाइज का डेविएशन दिया भाई, है ना। दोनों प्रिज्म के जो डेविएशन है दे आर इन अपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, तो अगर हमको इस पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन की वजह से डेविएशन लिखना होगा तो कैसे लिखेंगे भाई? मीन डेविएशन बाय कॉम्बिनेशन। अगर हमको इसके लिए मीन डेविएशन लिखना है, डेल्टा एम मान लो कि हम इसको नाम दे देते हैं, तो मीन डेविएशन को लिखने का हमारे पास क्या तरीका बनेगा? इस वाले के लिए डेविएशन लिखा जाए तो A1 म्यू LO1 -1 माइनस A2 म्यू LO2 -1 लिखा जाएगा। दिस विल बी द मीन डेविएशन बाय द कॉम्बिनेशन। Yes, sir. और अगर आपको एंगुलर डिस्पर्सन की बात करनी होगी तो एंगुलर डिस्पर्सन बाय द कॉम्बिनेशन, तो एंगुलर डिस्पर्सन
कॉम्बिनेशन के द्वारा डेल्टा ओमेगा, यानी कि ओमेगा वायलेट माइनस ओमेगा रेड, अगर ये आप लिखना चाहते हो तो एंगुलर डिस्पर्सन कैसे लिखा जाएगा भाई? पहले वाले प्रिज्म के कारण एंगुलर डिस्पर्सन जो कि होगा म्यू वायलेट 1 माइनस म्यू रेड 1 मल्टीप्लाइड बाई A1 माइनस का म्यू वायलेट 2 माइनस म्यू रेड 2 मल्टीप्लाइड बाई A2। ठीक है, एंगुलर डिस्पर्सन लिख सकते हैं ऐसे। हेलो, यस यस सर। हाँ, तो इधर से आपके पास दोनों को इंडिविजुअली लिखने का आपके पास इंफॉर्मेशन बन गया। अब इसमें जो स्पेसिफिक रूप से पूछा जाता है कि दो प्रिज्म का कॉम्बिनेशन यूज किया जा रहा है, एक ऐसा कॉम्बिनेशन है जिसमें कि मीन डेविएशन 0 है, तो एंगुलर डिस्पर्सन बताओ। या ये बोला जाता है कि एंगुलर डिस्पर्सन 0 है तो मीन डेविएशन बताओ। ठीक है, तो वो दोनों केसेस के लिए हम अलग से फॉर्मूले बना लेते हैं। केस नंबर 1, मीन डेविएशन कहा गया प्रॉब्लम में 0 है, मीन डेविएशन इज 0। तो मीन डेविएशन 0 हो गया, तो ये यहां से आपको मीन डेविएशन को 0 कर दीजिए, तो A1 म्यू LO1 माइनस 1 दैट शुड बी इक्वल्स टू A2 म्यू LO2 माइनस का 1 से लिखा जाएगा। बोलो भाई। यस तो एंगुलर डिस्पर्सन क्या होगा? एंगुलर डिस्पर्सन इसमें कितना होगा ये लिखना है, तो म्यू वायलेट 1 माइनस म्यू रेड 1 को अगर लिखना है तो इसको हम लोग लिख सकते हैं ओमेगा 1 इंटू म्यू LO1 माइनस 1, क्योंकि ओमेगा का डिफिनीशन क्या है? म्यू वायलेट माइनस म्यू रेड डिवाइडेड बाय म्यू LO माइनस 1, ये हमारा ओमेगा का डिफिनीशन है भाई। तो यहाँ से म्यू यस सर। वायलेट माइनस म्यू रेड को लिखना है तो ओमेगा इंटू म्यू LO माइनस 1 लिख सकते हैं। तो इधर यस में इसका रिप्लेसमेंट कर देते हैं, तो ये हो जाएगा ओमेगा 1 म्यू LO1 माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई A1 माइनस ओमेगा 2 म्यू LO2 माइनस 1 इंटू A2। लिख सकते हो ना? यस सर। अब ऐसे सिचुएशन में म्यू LO1 माइनस 1 इंटू A2 और म्यू LO1 माइनस 1 इंटू A1 ये तो बराबर है, तो इनको बाहर निकाल लेते हैं। तो ये हो जाएगा म्यू LO1 माइनस 1 इंटू A1 मल्टीप्लाइड बाई ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2। ये हमारा एंगुलर डिस्पर्शन को जो है वो लिखने का तरीका बन गया। कब के लिए? जब आपको ये दिया गया हो कि मीन डेविएशन 0 है और आपसे पूछा जा रहा है कि एंगुलर डिस्पर्शन बताओ। ठीक है, तो इसे हम यस एज ए सर। फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। केस 2, जब आपको दिया जाए कि एंगुलर डिस्पर्सन 0 है, केस 2 इसमें आपको बोला जाएगा कि एंगुलर डिस्पर्सन इज 0। एंगुलर डिस्पर्सन को 0 बोल दिया, तो एंगुलर डिस्पर्सन का 0 होना मतलब म्यू वायलेट 1 माइनस म्यू रेड 1 इंटू A1 दैट शुड बी इक्वल्स टू म्यू वायलेट 2 माइनस म्यू रेड 2 इंटू A2 के लिखा जाएगा ना? यस सर। और ऐसे केस में अगर आपको मीन डेविएशन पूछा गया तो मीन डेविएशन जो येलो कलर के करस्पॉन्डिंग हमारा होगा मीन,
ये म्यू LO1 -1 इंटू A1, तो म्यू LON को लिखना है तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, म्यू वायलेट 1 माइनस म्यू रेड 1 डिवाइडेड बाय ओमेगा 1 इंटू A1 लिखा जा सकता है। यस सर। और म्यू LO2 -1 को लिखना है तो क्या लिख सकते हैं, म्यू वायलेट 2 माइनस म्यू रेड 2 डिवाइडेड बाय ओमेगा 2 इंटू A2 के। यस सर। और इधर से इसको बाहर निकाल दो तो म्यू वायलेट 1 माइनस म्यू रेड 1 इंटू A1, ये तो दोनों के लिए ये और ये बराबर है तो ये कॉमन निकल जाएगा। और मान लो कि आप ओमेगा 1 को भी बाहर निकाल लेते हो तो ओमेगा 1 माइनस का ओमेगा 1 बाई ओमेगा 2 लिखा जाएगा। यस सर। यस सर। म्यू वायलेट 1 माइनस म्यू रेड 1 A1 डिवाइडेड बाई ओमेगा 1, ये हो जाएगा हमारा कितना, म्यू LO1 -1 इंटू sir. A1 1 माइनस का ओमेगा 1 अपान ओमेगा 2। तो पहले वाले के लिए जो एंगुलर डेविएशन है या मीन डेविएशन है, उस डेविएशन को 1 माइनस ओमेगा 1 बाई ओमेगा 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो दैट विल गिव यू द मीन डेविएशन। तो ये दो अलग अलग केसेस हो गए, उसके लिए आपका ये कंडीशन हो गई जिसमें आपको यूज करना है, ठीक है। और ये केसेस दोनों तभी बनेंगे जब दो जो प्रिज्म यूज करे हैं आपने, दे आर प्लेस अपोजिटली फेसिंग, है ना। एक प्रिज्म को ऐसे रखा है, दूसरे को भी अगर आप ऐसे रख दोगे तो इसमें कभी भी मीन डेविएशन या एंगुलर डिस्पर्शन 0 नहीं मिलेगा, ठीक है ना। सिमिलरली फेसिंग में कभी भी मीन डेविएशन आपको या फिर एंगुलर डिस्पर्सन 0 नहीं मिलेगा। इस केस में ये दोनों में से कोई भी सिचुएशन पॉसिबल नहीं हो सकता। ये सिचुएशन तभी पॉसिबल होगा जब आप ये दोनों को अपोजिटली फेसिंग रखोगे ना। एक ऐसे आपने प्रिज्म रखी है तो दूसरे का जो प्रिज्म एंगल है वो इसके कंपैरिजन में इनवर्टेड प्लेस हो, तो इधर से जो रे जा रही है वो अगर इस वाले पर्टिकुलर प्रिज्म में क्लॉकवाइज डेविएट हो रही है तो इसमें एंटी क्लॉकवाइज डेविएट होगी। इफेक्टिव आपको डेविएशन 0 मिल सकता है या इफेक्टिव एंगुलर डिस्पर्शन 0 मिल सकता है, डिपेंडिंग ऑन कि आपने उनके मटेरियल्स को और प्रिज्म एंगल को कैसे मैनेज किया है। क्लियर है बात भाई। तो ये प्रिज्म से रिलेटेड कुछ पर्टिकुलर प्रॉब्लम में ये आपका क्राइटेरिया डिस्पर्शन का भी कंसिडरेशन में आपको लेना है, ध्यान में रखिएगा ये पर्टिकुलर फिनोमेना डिस्पर्शन का। और इसी डिस्पर्शन पे बेस्ड आपके कुछ फिनोमेना है जिनका आप एक्सप्लेनेशन अगर देना चाहें तो दे सकते हैं। एक आपकी होती है रेनबो का फॉर्मेशन। तो रेनबो का जो फॉर्मेशन है वो एक तरीके से देखा जाए तो 3 फिनोमेना का कॉम्बिनेशन होता है। एक होता है रिफ्रैक्शन, जिसके इन्फ्लुएंस में डिस्पर्शन होगा, देन टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, देन रिफ्रैक्शन, है ना। ये 3 फिनोमेना का जो है वो कॉम्बिनेशन हो गया तो आपका रेनबो का फॉर्मेशन होता है, ठीक है भाई। जैसे मान लो कि आप कभी रेनबो देखे हैं? यस सर। हाँ, तो रेनबो देखे होंगे तो अक्सर करके आप केयर अगर किए हो, ध्यान से देखे हो, तो आपको दिखता क्या है कि जब आपके पीठ के पीछे सन होता है तब आपको सामने में रेनबो दिखता है ना। यस सर। Yes. और Yes. वो जब कभी डेजलिंग हो रही हो या जस्ट बारिश खुली हुई हो तब ये पर्टिकुलर रेनबो जो है आपको दिखता है।
जब एटमॉस्फेयर में वाटर के जो ड्रॉपलेट्स हैं वो सस्पेंडेड कंडीशन में होते हैं तो वहां पे रेनबो का आपको ऑब्जर्वेशन मिलता है। जैसे मान लो कि ये वाटर का ड्रॉपलेट है और इस पे आकर के जो है वो लाइट रे सन से आई रोशनी जो कि व्हाइट लाइट है जिसमें सारे के सारे कलर्स प्रेजेंट है। ये आई जब यहाँ पे टकराएगी तो यहाँ पे इसका डिस्पर्सन होगा रिफ्रैक्शन के प्रोसेस के दौरान, है ना। जो वायलेट कलर होगा वो ज्यादा डेविएट करेगा, जो रेड कलर होगा वो कम डेविएट करेगा। अब इधर में ड्रॉप की जो साइज है वो इस तरीके से बनी है कि यहाँ पे टीआईआर हो जा रहा है, यहाँ पे जो इम्पिंजमेंट हो रहा है वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जा रहा है। तो ये रे हमारी इधर चली जाएगी और ये रे जो होगी वो इधर चली जाएगी। ये हमारी कौन सी है, रेड वाली है, और ये आपकी वायलेट वाली है। अब यहाँ पे आके टकराएगी तो इधर से आपका इधर वायलेट कलर इमर्ज हो गया, इधर आपका रेड का इमर्जेंस हो गया, है ना। तो जब आप इधर से खड़े होकर के इस पर्टिकुलर बादल में देख रहे होंगे जब इस साइड से, तो आपको रेनबो यहाँ पे दिखता है ना, कलर में डिस्टिंग्विश टूट गया। तो इसके इन्फ्लुएंस में जो है रेनबो आपको बनता हुआ दिखता है। ठीक है भाई, यस सर। इसको हम प्राइमरी रेनबो कहते हैं। एक और तरीके से जो है वो रेनबो बनता है जब दो बार टीआईआर हो जाए हमारे उस पर्टिकुलर ड्रॉपलेट के अंदर में। जैसे मान लो कि ये तुम्हारा जो है वाटर का सस्पेंडेड वाटर ड्रॉपलेट है, इधर से रे आकर के टकराई, यहाँ पे टीआईआर हुआ, यहाँ पे टीआईआर हुआ, और फिर ये रे इधर से निकल रही है। ये मल नॉर्मल हो गया इधर से। ओह, यहाँ पे बेंडिंग नहीं दिखाया गया। इधर में आई टकराई, रिफ्रैक्शन हुआ, कलर्स में टूटा, रेड कलर, वायलेट कलर, फिर यहाँ से आके टकराई, यहाँ पे गई, और ये यहाँ पे आके टकराई, यहाँ पे भी टीआईआर हो गया, ये आके यहाँ टकराया, ये आपका इधर में, और फिर इसका नॉर्मल के साथ ये एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया, नॉर्मल से दूर हो गया इधर, और ये आपका इधर। फिर से आप इधर से देखोगे तो आपको जो है वो कलर्ड पैटर्न यहाँ पे दिखेगा। ठीक है, दो बार यहाँ पे टीआईआर होगा, दो रिफ्रैक्शन और दो टीआईआर का कॉम्बिनेशन। तो जो रेनबो फॉर्म होता है उसको आप सेकेंडरी रेनबो कहते हैं। ठीक है, तो ये वाला प्राइमरी रेनबो कहलाता है, दूसरा जो है ये आपका सेकेंडरी रेनबो है। तो ये रेनबो का फॉर्मेशन जो है वो स्कैटरिंग के फिनोमिना पे बेस्ड है, ये आपको ध्यान में रखना। ठीक है, स्कैटरिंग का डिस्पर्सन की फिनोमिना पे बेस्ड है, डिस्पर्सन प्लस टीआईआर। एक और फिनोमिना होती है स्कैटरिंग। स्कैटरिंग क्या होती है भाई, कोई जानता है आप में से? हेलो, इज एनीवन ऑफ अवेयर ऑफ दिस पर्टिकुलर फिनोमिना जिसको स्कैटरिंग कहते हो आप? नहीं?
जब कोई भी जो है लाइट एनर्जी किसी एक मीडियम के थ्रू ट्रेवल करती है, तो मीडियम के जो पार्टिकल्स हैं, मीडियम के जो एटम या मॉलिक्यूल्स जिससे भी वो मिल करके बना है, वो उस पर्टिकुलर एनर्जी का पार्ट को एब्जॉर्ब करते हैं। ठीक है, और देन आफ्टर वो उसको री रेडिएट करते हैं। ठीक है, तो जब किसी भी पर्टिकुलर मीडियम के थ्रू लाइट हमारी पास करती है और उसमें एब्जॉर्प्शन और री रेडिएशन की फिनोमेना का जब अपीयरेंस होता है, तो जिस डायरेक्शन में ओरिजिनली हमारी लाइट प्रोपागेट कर रही होती है, उस डायरेक्शन का जो लाइट की इंटेंसिटी है वो कम हो जाती है, बट वही एनर्जी जो है वो अदर डायरेक्शन में जो है वो रीअपियर होती है, क्योंकि जब वो एटम या मॉलिक्यूल जिसने उस पर्टिकुलर एनर्जी को एब्जॉर्ब किया है वो इमिट करेगा, तो देन इट इज गोइंग टू बिहेव लाइक ए पॉइंट सोर्स। तो वहां से जो है स्फेरिकल वेव फ्रंट्स निकलेंगी जो कि हर एक डायरेक्शन में जो है वो प्रोपागेट करेंगी। ठीक है, जैसे मान लो कि हमारा एक रीजन है जहां पर कोई पर्टिकुलर मीडियम का अपीयरेंस हो रहा है और आपने लाइट एनर्जी इधर से जो है वो इधर को ट्रेवल करती हुई आपने एक पैरेलल बीम ऑफ लाइट को इस पे इम्पिंज करा दिया, जिसका वेव फ्रंट कैसा है, प्लेन है ना। यस सर। तो ये मीडियम के थ्रू जब ये ट्रेवल करेगी लाइट, तो होगा क्या कि पार्ट ऑफ द एनर्जी जो इस मीडियम के पार्टिकल्स हैं दे आर गोइंग टू एब्जॉर्ब। तो अगर आप देखोगे तो ये जो ओरिजिनल डायरेक्शन था जिसमें हमारी लाइट एनर्जी प्रोपागेट कर रही थी, वो पार्ट ऑफ द एनर्जी जो है वो एब्जॉर्ब हो गया, तो इस डायरेक्शन का जो इंटेंसिटी होगी वो कम हो जाएगी। यस सर। लेकिन वही एनर्जी जो है अब क्या है कि हर एक डायरेक्शन में ऐसे प्रोपागेट करती हुई जा रही है, पॉइंट सोर्स की तरीके से ये बिहेवियर दे रहा है। तो सेम पर्टिकुलर पार्ट ऑफ द एनर्जी इज गोइंग टू रीअपियर इन द अदर डायरेक्शन। ठीक है, तो ये फिनोमिना जो होती है इसको हम लोग स्कैटरिंग कहते हैं। ठीक है, नोट कर लेना जरा, 1 मिनट बोलता हूं। एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी प्रोपागेटिंग थ्रू द मीडियम। सर आप क्या बोल रहे? Absorption of light energy during propagation through a medium and then re-radiation of it, then re-radiation of it in all direction is recognized as scattering। ठीक है, इस फिनोमिना को हम लोग स्कैटरिंग के रूप में जो है वो रिकॉग्नाइज करते हैं। एक साइंटिस्ट हुए हैं जिनका एक ऑब्जर्वेशन है, साइंटिस्ट का नाम है रेले। रेले की क्राइटेरिया क्या है कि जो स्कैटर करने वाला जो एलिमेंट है उसकी अगर साइज जो है, जो लाइट उसके थ्रू प्रोपागेट कर रही है उसके कंपैरिजन में अगर काफी छोटी है ना,
size of scattering element is much smaller than the light propagating through it, then energy scattered is proportional to 1 by lambda to the power 4, है ना। ये रेले की क्राइटेरिया है कि अगर स्कैटर करने वाला जो एलिमेंट है उसकी अगर साइज जो है वो लाइट जो उसके थ्रू पास कर रही है या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो उसके थ्रू पास कर रही है उसके वेवलेंथ के कंपैरिजन में अगर काफी छोटा है तो ऐसे केस में जो अमाउंट ऑफ एनर्जी स्कैटर्ड है वो 1/λ टू द पावर 4 के प्रोपोर्शनल होती है। कहने का मतलब क्या है कि अगर वेवलेंथ को आप छोटा करोगे तो ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी जो होगी वो स्कैटर्ड हो जाएगी। ठीक है ना, क्लियर है। वेवलेंथ Yes, sir. जितना बड़ा होगा उसमें स्कैटर होने वाली पार्ट ऑफ द एनर्जी जो होगी वो उतनी कम होगी, वेवलेंथ जितना छोटा होगा उतने ही ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी स्कैटर्ड हो जाएगी। अब आपको मालूम क्या है कि जो व्हाइट लाइट है इसमें शॉर्टेस्ट वेवलेंथ आपका वायलेट का है Yes, sir. और लॉन्गेस्ट जो है वो रेड का है। तो जब व्हाइट लाइट किसी एटमॉस्फेरिक मीडियम के थ्रू पास कर रही है जिसमें एटमॉस्फेयर में क्या है, एयर के मॉलिक्यूल्स है, जो मॉलिक्यूल की साइज आपको मालूम है कि एंगस्ट्रॉम में होती है भाई, है ना, और सैकड़ों नैनोमीटर में आपको लाइट का वेवलेंथ है। तो साइज ऑफ द स्कैटरिंग एलिमेंट यानी कि मॉलिक्यूल की साइज बहुत छोटी है, तो यहाँ पे रेले की क्राइटेरिया जो है वो फॉलो होती है। और उस रेले क्राइटेरिया के फॉलो होने के इन्फ्लुएंस में आपको ऑब्जर्वेशन क्या मिलेगा कि जो ब्लू कलर है या नियर टू द वायलेट जो कलर्स हैं वो ज्यादा स्कैटर्ड होंगे एज कंपेरिजन टू जो नियर टू द रेड कलर के लाइट के पार्ट ऑफ द एनर्जी है ना भाई। Yes, sir. तो जो ब्लू कलर के आसपास के हमारे वेवलेंथ है वो ज्यादा स्कैटर्ड होंगे क्योंकि उनका वेवलेंथ छोटा है, और रेड कलर के आसपास के जो एनर्जी है वो कम स्कैटर्ड होगी। तो सन से जो आने वाली लाइट है उसको जब आप ऑब्जर्व कर रहे होंगे तो आपके आंखों में जो है अगर रेड कलर ज्यादा पहुंच रहा है तो आपको वो पर्टिकुलर अपीयरेंस जो होगा रेडिश होगा, और अगर सारे के सारे कलर्स जो है वो अप्रोप्रिएट अमाउंट में आ रहे हैं तो आपको वो व्हाइट दिखेगा। तो आपको जो है अक्सर करके पूछा जाता है कि जो सुबह को निकलने वाला सन होता है या शाम को डूबने के समय जो सन है वो आपको लाल दिखाई देता है जबकि दोपहर में आपको व्हाइट उसका अपीयरेंस लगभग मिलता है। तो ऐसा क्यों है? तो आपको ये एक्सप्लेनेशन इस स्कैटरिंग के थ्रू ही दे सकते हैं, है ना। जैसे ये मान लो कि आपका अर्थ हो गया एक स्फेरिकल सरफेस हो गया, इसके चारों तरफ ऐसे आपका एटमॉस्फेयर है 300 किलोमीटर के आसपास। जब सूरज निकलने वाला होगा वह डूबने वाला होगा तो इट विल बी एट द हॉरिजन, है ना। आप यहाँ होगे Yes.
जब ये लाइट हमारे इस एटमॉस्फेयर के थ्रू जा रही है तो उसको आपको देखेंगे तो एक बड़े डिस्टेंस को ट्रेवल करना होगा थ्रू द एटमॉस्फेयर एज कंपैरिजन टू जब सन जो है वो आपके सर के सीधे ऊपर है ना। जब सर के ऊपर है सन तो इसको जो डिस्टेंस ट्रेवल करना है एटमॉस्फेयर के थ्रू वो इतना है, जबकि जब ओरिजिन पे है तो इसको जो डिस्टेंस ट्रेवल करना है दैट इज मच लार्जर एज कंपैरिजन टू द डिस्टेंस which is had to travel in during the noon, है ना। तो जब इधर से जब लाइट एटमॉस्फेयर के तरफ से ट्रेवल करती हुई आ रही है तो जो मेजर पोर्शन हमारे ब्लू और उसके आसपास के कलर के हैं दे आर गोइंग टू बी स्कैटर्ड, और लगभग ज्यादातर अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है वो रेड कलर के करेस्पॉन्डिंग जो है वो आपकी आंखों में पहुंचती है, और इस वजह से निकलने के समय का या डूबने के समय का सन आपको लाल दिखाई देता है। आसमान नीला क्यों दिखाई देता है उसका भी यही जो है एक्सप्लेनेशन है कि एटमॉस्फेयर है, एटमॉस्फेयर के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो क्या करते हैं कि ब्लू कलर को ज्यादा स्कैटर्ड करते हैं। तो आप सन की तरफ ना देख करके दूसरी साइड में देखेंगे तो वो स्कैटर्ड लाइट ही जो होगी वही आपकी आंखों में पहुंचेगी, है ना। यस तो सर। स्कैटर्ड लाइट जब आपकी आंखों में पहुंच रही है तो उसमें जो पर्टिकुलर वेवलेंथ का प्रेजेंस ज्यादा है उसी तरीके का आपको उस रीजन का कलर आपको अपीयरेंस में आएगा। तो आसमान का ब्लूइश दिखना वो स्कैटरिंग की फिनोमिना पे जो है वो बेस्ड है। तो आप में से क्या कोई आंसर कर सकता है? मान लो कि आप जो है वो जाते हो स्पेसशिप में बैठ करके दूर एटमॉस्फेयर के बियॉन्ड आप निकल जाते हैं, उस समय अगर आप स्पेस में ऑब्जर्व करेंगे तो आपको आसमान कैसा दिखेगा? ब्लैक दिखेगा। ब्लैक दिखेगा, है ना। क्यों दिखेगा बेटा? ब्लैक क्यों दिखेगा? सर क्योंकि वहाँ पे क्योंकि एटमॉस्फेरिक वहाँ पे पार्टिकल्स नहीं होते हैं। पार्टिकल्स नहीं होते। हाँ, एटमॉस्फेयर का अपीयरेंस नहीं है तो स्कैटर करने वाले एलिमेंट कोई नहीं, स्कैटरिंग नहीं होगी। स्कैटरिंग नहीं होगी तो सन से आने वाली रोशनी जो है वो सन की तरफ देखोगे तो उधर तो आपको जो है वो ब्राइटर नजर आएगा सन, और जो आप अर्थ के सरफेस से देख रहे हो उससे ज्यादा ब्राइट नजर आएगा, ठीक है ना। लेकिन सन से अलग डायरेक्शन में जब आप देखोगे तो उधर में कोई स्कैटर्ड पार्ट ऑफ एनर्जी नहीं है, तो उधर से कोई एनर्जी स्टार्स की एनर्जी केवल आएगी, स्टार्स आपको दिखेंगे, ठीक है ना। लेकिन रेस्ट ऑफ द स्काई में स्कैटरिंग ना होने के कारण वो पर्टिकुलर पोर्शन जो होगा वो ब्लैक दिखेगा, ठीक है, तो काला आपको अपीयरेंस होगा। क्लियर है बात भाई? यस यस सर। यस सर। तो ये आपकी एक फिनोमिना हो गई स्कैटरिंग। इसी के आधार पे ये भी एक्सप्लेन करा जाता है भाई कि जो जनरली आप देखते होंगे तो डेंजर का जो निशान होता है वो लाल क्यों बनाते हैं, है ना, कहीं भी, या खतरे का जो सिग्नल होता है रेलवे ट्रैक पे आप ट्रेवल करते हैं तो आपको दिखता है कि रेड का मतलब रुक जाना है, ग्रीन का मतलब चलना है? तो उसको रेड का क्यों, कलर का क्यों बनाते हैं? क्योंकि उसकी वेवलेंथ ज्यादा होती है वेवलेंथ तो कम ज्यादा है तो उससे जो स्कैटर्ड होने वाले जो अमाउंट ऑफ एनर्जी होगी वो कम होगी, ठीक है। स्कैटरिंग कम होगी तो उसकी दूर तक विजिबिलिटी रहेगी, है ना। तो रेड कलर की जो विजिबिलिटी होगी वो दूर तक होगी, तो रेड सिग्नल जो आप बनाते हैं उसकी विजिबिलिटी दूर तक है होगी। इस वजह से जो है आप खतरे का जो सिग्नल है उसको लाल बनाते हैं, ठीक है। तो ये कुछ पर्टिकुलर फिनोमिना है जो आपको स्कैटरिंग के आधार पे जो है वो एक्सप्लेन करते हैं। ये चीज ध्यान में रखिएगा, ये रैले की क्राइटेरिया में कंडीशन के साथ याद रखना
कि जब स्कैटर्ड करने वाले एलिमेंट की साइज जो है वो लाइट के वेवलेंथ के कंपैरिजन में बहुत छोटी है, तब के लिए ये क्राइटेरिया है। जहां कहीं भी साइज जो है कंपेरेबल हो जाए या बड़ी हो जाए तो वहां पे ये रेले की क्राइटेरिया नहीं लगेगी, तो वहां पे आप कलर के बारे में अपीयरेंस या एक्सप्लेनेशन नहीं दे सकते। जैसे आप कभी कभी देखते होगे ना, तो आपको जो है वो आसमान जो है वो व्हाइट नजर आता है, कभी भूरा दिखता है, कभी काला दिखता है किसी किसी रीजन में, है ना? यस सर। ब्राउन कब दिखता है? हाँ, ब्राउन कब दिखता है? ब्राउन भी दिखता है ना। तो वो सारी चीजें वो इस बात पे डिपेंडेंट है कि वहां पे जो स्कैटर करने वाले एलिमेंट है उनकी साइज जो है वो वेवलेंथ के कंपेरेबल या जब उससे बड़ी हो जाती है तो वहां पे ये क्राइटेरिया होल्ड नहीं होती। वहां पे कुछ अलग वे में जो है वो स्कैटरिंग की फिनोमिना अपीयरेंस में आती है। जैसे आप जहाँ कहीं भी इंडस्ट्रियल एरिया है, उस इंडस्ट्रियल एरिया में जाते हैं तो देखते हैं तो आसमान आपको भूरा दिखता है, नहीं ब्राउन दिखता है ना। तो इस इंडस्ट्रियल एरिया है तो वहां पे स्मोक्स निकल रहे हैं, डस्ट पार्टिकल्स निकल रहे हैं, तो वो डस्ट पार्टिकल्स की जो साइज है वो वेवलेंथ के कंपेरेबल या उससे भी बड़ी है, तो वहां पे ये रैले की क्राइटेरिया आपको नहीं अपीयरेंस में आएगी। तो वहां पे वो रीजन में आपको ब्राउनिश दिखता है, या कभी आपको जब बादल आ जाते हैं तो व्हाइट दिखता है ना ये। यस सर। तो वहां भी वाटर ड्रॉपलेट्स जो है वो सस्पेंडेड है, तो सस्पेंडेड वाटर ड्रॉपलेट्स ही तो आपके क्लाउड है, ठीक है। तो वहां पे भी ये रैले की क्राइटेरिया होल्ड नहीं होती, तो वहां पे आपको अलग अलग रीजन में अलग अलग कलर के स्काई का अपीयरेंस आता है। क्लियर स्काई होगी तो वो आपको ब्लूइश आपको दिखती है, ठीक है। तो ये तो कुछ इंफॉर्मेशन था शॉर्ट में आपको देना था, दैट वाज स्कैटरिंग। अब आइए हम अपने आंख के बारे में बात करते हैं ना, ह्यूमन आई के बारे में। यस। तो थोड़ा सा आई के बारे में हम लोग इंफॉर्मेशन को जो है वो समझने का प्रयास करेंगे कि हम देखते कैसे हैं किसी चीज को, ठीक है। तो अपने आंख में जो सामने का पोर्शन जो आपको विजिबल होता है ना, वो पर्टिकुलर पार्ट को जिसका कि कर्वेचर रेस्ट ऑफ द आई के कंपैरिजन में ज्यादा भी होता है, वैसे इंसान की आंख जो है वो लगभग एक स्फेरिकल शेप का जो है वो, या बॉल शेप का जो है एक स्ट्रक्चर होता है, इसीलिए उसको आई बॉल भी कहते हैं। जिसमें कि जो सामने का पार्ट होता है ना उसका, इस आई बॉल का, वो ज्यादा कर्वेचर पोजेस करता है, ठीक है। इस तरीके से आपको कर्वेचर, सामने वाले पोर्शन का कर्वेचर बड़ा होता है, यानी कि रेडियस ऑफ कर्वेचर छोटा होता है, ठीक है। इस तरीके का कुछ स्ट्रक्चर है इंसान के आंख का। ये जो सामने वाला पोर्शन है जो आपको विजिबल होता है बाहर से, उसको आप बोलते हो कार्निया। और इधर में अगर आपने आई में देखे होंगे तो कई सारे लोगों के आंख में बीच वाला पोर्शन जो कि कलर्ड दिखता है ना भाई, आंख के बीच वाला पोर्शन कलर्ड होता है यस ना, सर। किसी में नीला किसी में भूरा, कुछ ज्यादातर लोगों में थोड़ा ब्लैकिश अपीयरेंस लेता है। उस वाले पर्टिकुलर पार्ट को यस सर। आप नाम देते हो आयरिस, है ना। जो कलर्ड पार्ट आपको दिखता है आंख में बीच में, है ना, ये कलर्ड। अगर उस आयरिस के बीच में आप देखो, ठीक बीच में, तो आपको एक कंप्लीट ब्लैक स्पॉट दिखता है ना। कंप्लीट ब्लैक ये स्पॉट यहाँ पे आइरिस के बीच में दिखता है।
इसको आप बोलते हो प्यूपिल। ठीक है, ब्लैक Yes, sir. वो बेसिकली जो है वो आइरिस में एक होल है ना, जिसको आप प्यूपिल के रूप में रिकॉग्नाइज करते हो। इधर में कभी आपको ऑब्जर्वेशन देखेंगे तो मिलेगा कि आंख के अंदर में जो है वो फ्लूइड भरा रहता है ना। इधर में जो फ्लूइड होता है उस फ्लूइड को आप बोलते हो विट्रुअस ह्यूमर, एक्वस ह्यूमर, इधर वाला एक्वस है। इसके बाद आप देखेंगे तो एक लेंस टाइप का स्ट्रक्चर होता है जो कि फ्लेक्सिबल होता है और जो कि आई बॉल के साथ कुछ मसल्स से जुड़ा हुआ होता है। ये मसल बड़े इंपॉर्टेंस की है। इस मसल को आप बोलते हो, जिस मसल से ये हमारे जो लेंस है, आई का लेंस, वो आई बॉल के साथ कनेक्टेड होता है, इसको आप बोलते हो सिलरी मसल। और ये आपका आई लेंस हो गया है ना। इधर में भी लिक्विड होता है, लेंस के इधर में जो लिक्विड भरा है उसको आप कहते हो विट्रुअस ह्यूमर। और इसके पीछे में जब जाओगे तो इधर में आपके रिसेप्टर्स होते हैं जो कि रॉड और कोन के शेप के होते हैं। उन रिसेप्टर्स को क्यूमुलेटिवली आप नाम देते हैं रेटिना का। और इस रेटिना से जो है वो नर्व के थ्रू जो सिग्नल है वो आपके माइंड को जो है वो ट्रांसमिट होता है। ठीक है, ये रेटिना है जिसपे रिसेप्टर्स लगे हैं, कोन और रॉड के शेप के रिसेप्टर्स होते हैं। ठीक है, ये आपके पूरे आई का एक ब्रीफ जो है वो स्ट्रक्चरल इंफॉर्मेशन हो गया। किसी भी चीज को जब आप देखने का प्रयास करते हैं तो जो उस ऑब्जेक्ट से चलने वाली जो लाइट है वो इस पीपल के थ्रू आपकी आंखों में इंटर करती है ना। और ये जो सिलरी मसल्स हैं वो आपके आई लेंस का जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है, यानी कि फोकल लेंथ, वो इस तरीके से मैनेज करती है कि इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट का जो इमेज है वो रेटिना पे बने। अगर जो इमेज बन रहा है लेंस के द्वारा वो रेटिना से पहले या रेटिना के बाद बन रहा है तो वो ऑब्जेक्ट हमको ब्लर दिखाई देगा। ठीक है, तो किसी भी ऑब्जेक्ट का अगर हमको क्लियर विजन पाना है तो उसके लिए जरूरी है कि उसका जो इमेज फॉर्म हो वो रेटिना पे बने। ठीक है भाई। और Yes, sir. ऑब्जेक्ट का तो सर क्या जिस सेपरेशन है, की आवाज नहीं जिस क्लियर हुई। पर्सन की आईज वीक होती है उसको कमजोर होती है। हाँ, जिनकी आंख में प्रॉब्लम आ जाती है उनका जो ऑब्जेक्ट का इमेज है वो या तो पहले बन जाएगा या बाद में बनेगा। ठीक है ना, रेटिना पे ना यस बन सर। के अगर इमेज जो है वो पहले बन गया, कहीं यहाँ पे बन गया या कहीं यहाँ पे बन रहा है इमेज, तो वो चीज, वो ऑब्जेक्ट हमको प्रॉपर नहीं दिखेगी, ब्लर दिखेगी। ठीक है, अगर बहुत डिस्टेंस हो जाएगा तो ऑलमोस्ट उसकी विजिबिलिटी नहीं बनेगी। ठीक है, तो क्लियर विजन के लिए जरूरी है कि जो ऑब्जेक्ट है उसका इमेज कहाँ बने, रेटिना पे बने। अब ऑब्जेक्ट कहाँ कितनी दूरी पे है फ्रॉम द आई,
उस पे डिपेंड करेगा कि इस लेंस का फोकल लेंथ क्या होना चाहिए कि वो उसी, क्योंकि लेंस और रेटिना के बीच का डिस्टेंस तो फिक्स है, आई लेंस Yes, और रेटिना के बीच का जो डिस्टेंस है वो फिक्स है। तो इमेज हमेशा यहीं पे बनना है, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस पे डिपेंड करेगा ना कि इस लेंस का फोकल लेंथ क्या होना चाहिए। ठीक है, Yes, sir. तो हमारी जो सिलरी मसल है वो इस पर्टिकुलर लेंस पे प्रेशर अप्लाई करके इस लेंस के रेडियस ऑफ कर्वेचर और उसी के करस्पॉन्डिंग फोकल लेंथ को जो है वो मैनेज करती है। ठीक है, जब हम बहुत दूर के ऑब्जेक्ट को देख रहे होते हैं तो ये सिलरी मसल कंप्लीटली रिलैक्स्ड होती है, यानी कि कोई प्रेशर एक्सर्ट नहीं कर रही होती है। ठीक है ना, यानी कि मैक्सिमम फोकल लेंथ होता है उस समय हमारे इस पर्टिकुलर आई लेंस का, जब हम बहुत दूर की चीजों को देख रहे होते हैं तो किसी तरीके का कोई स्ट्रेनिंग नहीं होता है मसल्स में, हम आसानी से दूर की चीजों को देखते रहते हैं। लेकिन मान लो कि वही हमारा ऑब्जेक्ट नियरर आता जा रहा है, नियरर आता जा रहा है, तो इस पर्टिकुलर लेंस का फोकल लेंथ छोटा होना होगा इमेज एट द रेटिना बनाने के लिए। yes, तो उसके लिए सिलरी मसल को ज्यादा प्रेशर एक्सर्ट करना पड़ेगा लेंस पे। Yes, sir. ठीक है ना, तो सिलरी मसल को ज्यादा प्रेशर एक्सर्ट करना पड़ेगा तो वो जल्दी थक जाएंगी। Yes, sir. इसी वजह से जब आप पढ़ाई कर रहे होते हो, नजदीक की चीजें देख रहे होते हो, या मोबाइल में बहुत देर तक आप गेम खेल रहे होते हैं, तो आपकी आंखें जो है वो जल्दी थकती हैं। क्यों? क्योंकि कंटिन्यूअसली सैलरी मसल को जो है वो प्रेशर उस लेंथ पे एग्जर्ट करके रखना है उस पर्टिकुलर फोकल लेंथ को मेंटेन रखने के लिए छोटा। ठीक है, तो आंख का थकान जो है वो जल्दी होगी। और सिलरी मसल की अपनी एक लिमिटेशन भी है कि ये इससे ज्यादा तो फुट प्रेशर एग्जर्ट ही नहीं कर सकती है। हाँ, तो एक मिनिमम सेपरेशन होगा जहां तक कि हम ऑब्जेक्ट को क्लियरली देख सकते हैं। ठीक है ना, एक मिनिमम सेपरेशन का ऑब्जेक्ट होगा, उससे अंदर का ऑब्जेक्ट आंख के करीब ला देंगे तो वो आपको नहीं दिखेगा। ठीक है ना, Yes, sir. दैट डिस्टेंस इज नोन एज लीस्ट डिस्टेंस फॉर क्लियर विजन। तो फॉर नॉर्मल आई लीस्ट डिस्टेंस फॉर क्लियर विजन इज 25 सेंटीमीटर, ये याद रखने का है ना। तो अगर कभी भी आपको लीस्ट डिस्टेंस फॉर क्लियर विजन पूछा जाए, प्रॉब्लम में लिखा नहीं है या इससे रिलेटेड कोई प्रॉब्लम मिलता है, तो उसमें आपको नॉर्मल इंसान के लिए 25 सेंटीमीटर लेके चलना है। और थ्योरेटिकली एक नॉर्मल इंसान की जो आंख है वो इन्फिनिट तक की चीजों को क्लियरली देख सकती है ना। तो जो फारदेस्ट सेपरेशन है दैट इज फार पॉइंट फॉर नॉर्मल आई इज इन्फिनिटी, है ना। यानी कि थ्योरेटिकली आप इन्फिनिट तक की चीजों को देख सकते हो, बशर्ते कि उस ऑब्जेक्ट का साइज इतना हो, है ना। उस ऑब्जेक्ट की साइज इतनी हो कि आपकी उसकी विजिबिलिटी बन सकती हो। अब कैसे आपकी ऑब्जेक्ट की विजिबिलिटी बनती है वो भी हम अभी आपको बात करते हैं, बताते हैं। ठीक है ना, तो इन्फिनिट तक की चीजें एक नॉर्मल इंसान जो है वो देख सकता है। ठीक, और करीब से करीब की चीज जो नॉर्मल इंसान देख सकता है वो 25 सेंटीमीटर।
जिसको आप लीस्ट डिस्टेंस फॉर क्लियर विजन या नियर पॉइंट कहते हैं, और फार पॉइंट जो है वो इंफिनिटी है नॉर्मल आई के लिए। क्लियर बात इतनी? यस सर। यस सर। अब ये जो आयरिस है, इस आयरिस का फंक्शन क्या है वो भी थोड़ा सा समझ लो। आयरिस जो है वो ये जो अपर्चर डाया है जिसको पिपिल का नाम दिया था, उसके डायमीटर को बढ़ाना घटाना, ये करना आयरिस का काम। ठीक है ना? जब हम किसी ऑब्जेक्ट को व्यू कर रहे होते हैं, कम रोशनी में व्यू कर रहे होते हैं, है ना, लाइट बहुत डिम है, प्रॉपर इल्यूमिनेशन नहीं है, तब हम किसी ऑब्जेक्ट को वहां पे देखना चाहते हैं, तो आइरिस क्या होती है उस समय डायलेटेड होती है ना। और जितना इसका डायमीटर बड़ा होगा भाई इस होल का, उतनी ऑब्जेक्ट से चलने वाली ज्यादा एनर्जी आंखों में इंटर करेगी, यस सर। और आपका जो इमेज बनने वाला है वो रेटिना पे ब्राइटर बनेगा। यस सर। तो कम लाइट में जब आप चीजों को देख रहे होते हैं तो ओपनिंग जो पीपल की होती है वो बड़ी होती है ना। और वही जब आप Yes. किसी चीज को इंटेंस लाइट में देख रहे होते हैं तो ये पीपल की ओपनिंग जो है वो कम हो जाती है। आइरिस कंप्रेस करके पीपल की साइज छोटा कर देता है ना। और ज्यादा रोशनी में नहीं है, कम है, तो इसे मान लो कि ऐसे आइरिस का डायमीटर बना है इतना बड़ा, एग्जैगरेटेड दिखा रहे हैं अलग अलग समझने के लिए, तो कम रोशनी में देख रहे हैं तो इतना बड़ा कर दिया, है ना। ज्यादा रोशनी में देख रहे हैं तो इतना बड़ा डायमीटर कर दिया, कम रोशनी में देख रहे हैं इतना बड़ा किया हुआ। ठीक है। इसके अपर्चर डाया को, ओपनिंग को बढ़ाना घटाना आइरिस का काम है। ठीक है। कम रोशनी है तो ज्यादा एनर्जी आंखों के अंदर इंटर करे, रेटिना पे जाके ब्राइट इमेज बने। ठीक है ना। यस सर। और अगर ज्यादा रोशनी है तो ये पीपल डायमीटर को कम कर देगा, जिससे कि ज्यादा एनर्जी रेटिना पे न जाए के टकराए। ज्यादा एनर्जी जाके टकराएगी तो रेटिना को बर्न कर सकता है वो, है ना, क्योंकि फोकस हो रही है ना वहां पे एनर्जी, तो रेटिना बर्न हो जाएगा, परमानेंट डैमेज हो जाएगी आंख में। ठीक है ना। तो उसको बचाने Yes, sir. के लिए क्या करती है आइरिस जो है, अपर्चर डाया फॉर द पीपल को जो है वो मैनेज करती है। ठीक। यस सर। और आप कभी शायद एक्सपीरियंस भी किए होंगे, मान लो कि घर में आप हो, लाइट गई हुई है, एकाएक लाइट आती है और आपके घर का मान लो कि स्विच वगैरह ऑन है बल्ब का, हाँ, तो आपकी आंखें क्या होती हैं, एकाएक झपक जाती है ना, पलक बंद हो जाती है ना। जी सर। Yes, वो sir. रिफ्लेक्स एक्शन में आप नहीं करते, वो एकाएक अपने आप हो जाता है, रिफ्लेक्स एक्शन, है ना। क्यों? क्योंकि आपकी जो आइरिस है वो तो अभी डायलेटेड थी, बड़ी अपर्चर दिया हुआ था, क्योंकि आप अंधेरे में अपने आंख से चीजों को देखने का प्रयास कर रहे थे। एकाएक रोशनी ज्यादा बड़ी डायलेटेड पोजीशन से जो है वो उसको कंप्रेस करके उसके डायमीटर को छोटा करने में आइरिस को टाइम लगेगा थोड़ा एडजस्ट होने में, उस पर्टिकुलर अपर्चर को मेंटेन करने में, जिसके करेस्पॉन्डिंग प्रॉपर आपके आंखों में जो है लाइट जाए। तो रिफ्लेक्स एक्शन में पलक जो है वो लाइट को रोकने का प्रयास करता है। ठीक है ना। इसी तरीके से अगर आप कभी डायरेक्ट सन की तरफ देखना चाहें तो आपकी पलकें अपने आप बंद हो जाती है ना। अगर आप प्रयास करके चाहें तो देख सकते हैं, बट वो डैमेज करने का आपका एक आंख के डैमेज होने की संभावना ज्यादा रहेगी वहां पे, क्योंकि उधर से ज्यादा इंटेंस लाइट आ रही है ना। तो रिफ्लेक्स एक्शन में आपकी ये पलकें बंद हो जाती हैं, या आप बंद कर लेते हो, नहीं देख पाते हो सन की तरफ, है ना, क्योंकि उसके करस्पॉन्डिंग वो एडजस्टमेंट नहीं कर पा रही है, एकोमोडेट नहीं कर पा रहा है आइरिस।
उस पर्टिकुलर लेवल ऑफ एनर्जी को। ठीक है, क्लियर बात? यस यस सर। अब किसी भी चीज को जब हम देखने का प्रयास करते हैं, देखते हैं, तो वो साइज की विजिबिलिटी के लिए आपको बताया कि इमेज जो है वो रेटिना पे बनना चाहिए, है ना भाई? अगर वो इमेज जो है वो रेटिना पे नहीं बन रहा है, पहले बन जा रहा है, मान लो कि कोई एक पर्टिकुलर पर्सन है, वो बहुत दूर की चीजों को प्रॉपर नहीं देख पा रहा है। इसका कारण क्या होगा कि बहुत दूर से जो आने वाली जो रेज होंगी, दे आर गोइंग टू कन्वर्ज बिफोर द रेटिना, वो रेटिना से पहले कन्वर्ज हो जा रहे है ना। अब मान लो कि आई लेंस को हम दिखाते हैं और पूरा अब आई का स्ट्रक्चर दिखाने के लिए गोला, उसके आगे एक लेंस दिखाएंगे। ये मान लो कि हमारा आई हो गया, नॉर्मल आई है, तो इसमें क्या होगा कि इन्फानाइट से जो आने वाली रेज होंगी, जो कि एक दूसरे के पैरेलल है, हाँ, इन रेज को ये आई लेंस क्या करेगा, वो रेटिना पे पीछे कन्वर्ज करा रहा है। तो ये नॉर्मल आई है, इसमें इस तरीके का डिफेक्ट नहीं है जो जनरली आजकल के बच्चों में आंखों में होता है कि उनको दूर की चीजें प्रॉपर नहीं दिखती ना। यस यस सर अब मान लो कि ऐसी कोई एक डिफेक्टिव आई है जिसमें ये डिफेक्ट है कि वो दूर की चीजें उसको प्रॉपर नहीं दिख रही है ना, दूर की चीजें उसको प्रॉपर नहीं दिख रही हैं। तो होगा क्या कि इस पर्टिकुलर डिफेक्टिव आई में जब पैरेलल रेज आके इंटर करेंगी तो इनका कन्वर्जेंस जो होगा वो रेटिना से पहले हो जाएगा। ये इस तरीके से कन्वर्ज हो गई इस पॉइंट पे, तो ये आपकी डिफेक्टिव आई हो गई। और ये डिफेक्टिव आई जिसमें दूर की चीजें प्रॉपर नहीं दिखती हैं, इसको आप क्या कहते हैं? नियर साइटेडनेस। इसको क्या बोला जाता है? नियर साइटेडनेस, या इसका बायोलॉजिकल नाम क्या है? मायोपिया मायोपिया, है ना, मायोपिया या फिर नियर साइटेडनेस। ज्यादातर जो यंग एज में आंखों में ये प्रॉब्लम आती है ना, जिनको चश्मे लगे हुए हैं, उनमें इसी तरीके का ये डिफेक्ट होता है जिसमें दूर की चीजें प्रॉपर नहीं दिखती हैं, जिसको आप मायोपिया कहते हैं। नॉर्मल इंसान का जो आई बॉल होता है एक एडल्ट का, उसका जो डायमीटर होता है वो तकरीबन 1 इंच का होता है, 2.5 सेंटीमीटर का, है ना। अब इस तरीके का आई डिफेक्ट अगर किसी पर्सन की आंख में आ रहा है तो उसका कारण क्या हो सकता है? अगर आप देखें तो इसके दो कारण हो सकते हैं जो दिखता है इसमें। एक तो मान लो कि ऐसे पर्टिकुलर पर्सन का जो आई बॉल है, इसका जो डायमीटर है, वो नॉर्मल इंसान का जो आई बॉल का डायमीटर है उसके कंपैरिजन में बड़ा हो, है ना। नॉर्मल इंसान का जो आई बॉल का डायमीटर है उससे ज्यादा हो इस पर्टिकुलर पर्सन के आई बॉल का डायमीटर, तो उसमें इस तरीके का डिफेक्ट होगा। ठीक यस है। सर या फिर जो आई लेंस है, ऐसे इंसान के आंख का जो आई लेंस है वो ठीक हो, मोटा हो। ठीक है, आई लेंस जो है वो ऐसे पर्सन के आंख का ठीक हो तो उसमें इस तरीके का डिफेक्ट होगा। ठीक है, तो बेसिक जो आपको
कारण समझ में आ रहा है इस तरीके का आई डिफेक्ट का होने का, नियर साइटेडनेस या जिसको मायोपिया कहते हैं, उसका कारण क्या हो गया? आई बॉल का डायमीटर का बड़ा होना या फिर लेंस का थिक होना। थिकर आई लेंस और लार्जर आई बॉल डायमीटर। क्लियर है? Yes, sir. अब ऐसे आंख के लिए करेक्शन देना है आपको, तो वो बड़ा ही सिंपल सा है। मान लो कि ये एक डिफेक्टिव आई है, जिस डिफेक्टिव आई के लिए आपको ये ऑब्जर्वेशन है कि इसका फार पॉइंट कहाँ पे है ना? ये आपकी डिफेक्टिव आई हो गई। इस डिफेक्टिव आई के लिए आपको फार पॉइंट मालूम है कि व्हाट इज द फार पॉइंट फॉर दिस डिफेक्टिव आई। कहने का मतलब क्या है? दूर से दूर तक की वो ऑब्जेक्ट जिससे चलने वाली जो रेज है, उसको ये आंख जो है वो रेटिना पे कन्वर्ज करा दे रही है। ठीक है? ये मान लो कि इस पर्सन के लिए फार पॉइंट है। और आप चाहते हो कि इस आदमी को इनफाइनाइट तक की चीजें दिख जाए, है ना? आप क्या चाहते हो? इस इंसान को जो है इनफाइनाइट तक की चीजें दिख जाए। तो आप करें क्या कि इस पर्सन के आंख के सामने एक ऐसा लेंस लगा दें जो क्या करे कि जो इनफाइनाइट से आने वाली जो रेज है, यानी कि जो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस रेज है, उन रे को थोड़ा सा डाइवर्ज कर दे, है ना? उन रे को थोड़ा सा डाइवर्ज कर दे, इन रेस को। और जो इस इंसान के लिए फार पॉइंट है, वहां से ये रे आती हुई अपना अपीयरेंस देने लगे भाई, है ना? जो ये इसका फार पॉइंट था, जहां से आने वाली रे को आई लेंस जो है वो कन्वर्ज करा दे रहा था एट द रेटिना, वो रे को ये हमारा लेंस जो है वो थोड़ा सा डाइवर्ज कर दे और उसके लिए जो फार पॉइंट है वहां से आता हुआ अपीयरेंस दे दे। तो आगे का काम ये आई लेंस कर लेगा और ये Yes, sir. बाद में जो होगा वो क्या करेगा? इनफाइनाइट तक की चीजों को भी क्लियरली देख सकेगा। ठीक है? तो जी ये सर। जो मायोपिया है जो या नियर साइटेडनेस है, इसका इलाज क्या हो गया? एक कॉनकेव लेंस। डाइवर्जिंग बाई लेंस। कॉनकेव मिरर। हाँ, डाइवर्जिंग लेंस। भाई कान के मिरर नहीं, मिरर नहीं लगता। आंख के सामने मिरर लगाते हो का चश्मा में? कौन बोला नो मिरर? सर। सॉरी सर। मिरर थोड़ी लगता है बच्चा। ये चश्मा में जो है वो मिरर रहता है, लेंस होता है ना। तो जो आप इस तरीके का जिसमें आई डिफेक्ट है, उसके लिए आप लेंस कौन सा सब्सक्राइब करेंगे या प्रिस्क्राइब करेंगे? सर कॉनकेव लेंस। डाइवर्ज। हाँ, डाइवर्जिंग लेंस। ठीक है? इसको क्या करना है? इनफाइनाइट से आने वाली रे को थोड़ा सा डाइवर्ज करा देना है और जो इस पर्सन का फार पॉइंट है वहां से आते हुए अपना अपीयरेंस दे दे, तो इसका आगे का काम आई लेंस कर लेगा। पर्सन की आंख दूर तक की चीजों को करेक्टली देख लेगी। ज्यादातर आप में से जो लोग चश्मा पहने होंगे ना, उसमें इसी तरीके का डिफेक्ट होगा। ठीक है? यंग एज में ये प्रॉब्लम, जो आंख में प्रॉब्लम आजकल आ रही है यंग एज में, उसमें यही प्रॉब्लम मेनली है। ठीक है? अब ये जो लेंस लगा है, इसका फोकल लेंथ क्या होना चाहिए ये भी आप जज कर सकते हो। ठीक है? ऑब्जेक्ट की पोजीशन इंफिनिटी के लिए इस पर्सन का जो फार पॉइंट है वहां पे उसका इमेज बना दो। ठीक है?
तो 1/v माइनस का 1/u दैट इज इक्वल टू 1/f। इसका फोकल लेंथ क्या होना चाहिए वो आप बता सकते हो। v की जगह पे क्या लिखना है, इस पर्सन का फार पॉइंट माइनस का, u की जगह पे क्या रखना है, इन्फिनिटी। f आपको मिलता है तो माइनस का 1/x दैट इज इक्वल टू 1/f। तो जो पर्सन का फार पॉइंट है वही उसके लेंस का फोकल लेंथ चाहिए। नेगेटिव पावर नेगेटिव फोकल लेंथ इस पर्टिकुलर पर्सन के आई के लिए करेक्शन होगा। एक चीज ध्यान रखिएगा कि ये जो हम वर्किंग कर रहे हैं या ये जो फॉर्मूला बना रहे हैं इसमें हम ये मान के चल रहे हैं कि दैट लेंस इज इन कॉम्बिनेशन विद द आई लेंस, यानी कि एक्चुअल में देखा जाए तो ये जो एक्सप्रेशन लिखा गया है दिस इज फॉर कॉन्टेक्ट लेंस, ये कॉन्टेक्ट लेंस के लिए, ठीक है, कि इस लेंस का फोकल लेंथ क्या होना चाहिए, ये कॉन्टेक्ट लेंस के लिए आपका ऑब्जर्वेशन दिया जा रहा है। लेकिन चश्मे में जो लेंस लगता है वो तो आई लेंस से दूर होता है ना थोड़ा। यस सर। तो अगर कभी Yes, आपको किसी प्रॉब्लम में, अगर किसी प्रॉब्लम में कुछ भी मेंशन नहीं किया गया कि चश्मा कितनी दूरी पे लगा है, तो ये मान के चलो ना कि वो चश्मा आंख के लेंस से सटा के लगा, ठीक है। लेकिन अगर दूरी दे दिया कि अगर ये तुमको दे दिया कि चश्मा जो है आई लेंस से एक्स नॉट की डिस्टेंस पे लगा है, 1 सेंटीमीटर पे 2 सेंटीमीटर पे लगा है, तो ये जो एक्स है वो पर्सन का फार पॉइंट नहीं होगा, ये पर्सन का लेंस से दूरी है ना एक्स। अभी इस फॉर्मूले में हमने डायरेक्ट उसका फार पॉइंट रखा है, तो पर्सन का जो फार पॉइंट होगा वो तो है एक्स नॉट प्लस एक्स, है ना। एक्स नॉट प्लस एक्स इस पर्सन के लिए फार पॉइंट है, और वहां पे एक्स जो है वो इस लेंस से उस पॉइंट की दूरी है। तो फार पॉइंट दिया रहेगा तो उसमें से हम एक्स नॉट घटा देंगे, जितनी दूरी पे चश्मा लगाया है उतना दूरी घटा देंगे और फिर फोकल लेंथ लिखेंगे, है ना। क्लियर है yes बात। sir. तो ये यस तो सर। होगा एक तरीके का आई डिफेक्ट जिसको आपने नियर साइटेडनेस या फिर मायोपिया के रूप में रिकॉग्नाइज किया। दूसरा जो है फार साइटेडनेस, फार साइटेडनेस या इसको हाइपरोपिया या हाइपरमेट्रोपिया कहते हैं। हाइपरमेट्रोपिया या हाइपरोपिया, है ना। इसका एक और स्पेसिफिक नाम है, स्पेसिफिक कंडीशनल केस में कहते हैं प्रेस बायोपिया भी कहते हैं। कब कहते हैं प्रेस बायोपिया ये भी बताते हैं। प्रेस बायोपिया ये कब होता है भाई, जब वो पर्सन के नियर पॉइंट 25 सेंटीमीटर ना होकर के दूर हो जाए, है ना, तो उसको फार साइटेडनेस कहेंगे। यानी कि 25 सेंटीमीटर पे जो रखा गया ऑब्जेक्ट है उस ऑब्जेक्ट का जो इमेज है वो रेटिना पे ना बन करके उसके पीछे बन जाए ना। ये हमारा मान लो कि डी हो गया इसको, अच्छा जनरली 25 सेंटीमीटर को डी से दिखाते हैं ना। तो ये आपकी अगर डिफेक्टिव आई है तो ये आई जो होगी वो इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट का इमेज रेटिना पे न कन्वर्ज करा के बाहर कराएगी, ठीक है, ये डिफेक्टिव आई है।
25 सेंटीमीटर के ऑब्जेक्ट का इमेज रेटिना पे ना बना के पीछे बना रहा है। अच्छा, इसकी जो है जो बात आपको समझ में आती है वो 3 सामान्य सी वजह समझ में आती हैं। एक तो जब आप नजदीक की चीजों को देखना चाहते हो तो आपको बताया कि फंक्शनिंग क्या है सेलरी मसल का, वो लेंस को कंप्रेस करती है, उसका कर्वेचर बढ़ाती है ना, यस यस सर। जिससे कि ऑब्जेक्ट फोकस हो जाए रेटिना पे, ऑब्जेक्ट का इमेज फोकस हो जाए रेटिना पे, कर्वेचर को बढ़ाती है। अब मान लो कि तुम्हारी सेलरी मसल वीक हो गई है ना, तो आपको मालूम भी है कि उम्र के बढ़ने के साथ साथ मसल्स वीक होती हैं, ठीक है। तो सेलरी मसल वीक हो गई तो सेलरी मसल के वीक होने का इफेक्ट क्या होगा, अब वो उतना प्रेशर नहीं एक्सर्ट कर पाएगी जिससे कि रेटिना पे फोकस हो पाए इमेज, ठीक है ना। Yes. तो जब सेलरी मसल के वीक होने के कारण ये आई डिफेक्ट आता है तो उसको प्रेस बायोपिया कहते हैं, ठीक है। और ये जो कॉमन है, एज के बढ़ने के साथ साथ लोगों को चश्मा लगता है ना, जी सर। उसका कारण जो है वो सेलरी मसल्स का वीक होना है, जिसको आप प्रेस बायोपिया के रूप में रिकॉग्नाइज करते हैं। वैसे जनरल नाम इसका हाइपरोपिया या हाइपरमेट्रोपिया है, दोनों में से कोई भी नाम आप दे सकते हैं। प्रेस बायोपिया स्पेसिफिकली तब कहा जाता है जब सेलरी मसल के वीक होने के कारण आता है फारसाइटेडनेस। एक तो कारण ये हो गया, दूसरा क्या है भाई, मान लो कि ये जो पर्टिकुलर पर्सन की आई बॉल है इसका डायमीटर नॉर्मल आई बॉल से छोटा हो, तो ऐसा आई डिफेक्ट तब बचपन से आ जाएगा बच्चे में, कम उम्र से ही आ जाएगा। कम उम्र में सेलरी मसल तो कम परफेक्ट है, लेकिन आई बॉल का डायमीटर ही जो है वो नॉर्मल से छोटा है, तो उसमें ये डिफेक्ट होगा। ये मसल कितना कंप्रेस करेगी, लेंस की अपनी लिमिटेशन है, वो तो वो उसको रेटिना पे नहीं फॉर्म करा पा रही है, डिफेक्ट आ गया आई बॉल का डायमीटर का छोटा होना। तीसरा क्या है कि आई लेंस थिन हो जाए, आई लेंस काफी उस पर्सन के आंख का थिन हो, तो यस ये सर। दोनों कारण जब होंगे, आई बॉल का डायमीटर का छोटा होना या लेंस का थिन होना, तो ये बचपन से ही आ जाएगा ये इस तरीके का डिफेक्ट, जो कि अक्सर करके होता नहीं, ठीक है। यस ये यस सर। फार साइटेडनेस अक्सर करके ज्यादा उम्र के लोगों में ही मिलता है, कम उम्र के लोगों में फार साइटेडनेस वाली प्रॉब्लम नहीं है। आप में से कितने लोग चश्मा पहनते हैं, प्लीज रेज योर हैंड। सर हमारी क्लास में एक स्टूडेंट है जैसे फार साइटेड में से। हाँ होगा, मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं हो सकता है, होने को हो सकता है, ठीक है। बट ज्यादातर मैक्सिमम जो आपको आई डिफेक्ट है उसमें ये नियर साइटेडनेस ही मिलेगा। एक मिनट रुको, अटेंडेंस करना तब फिर आगे बात करते हैं। हाँ जी, अटेंडेंस हो गया। हाँ, तो काफी कुछ संख्या में लोगों ने हाथ उठाया, 17 लोगों को, बताओ। आधे, आधी संख्या जो है वो चश्मा पहनने हैं। इसमें से आप में से किसी के में ये दूसरा वाला जो डिफेक्ट बता रहे हैं ऐसा भी है क्या किसी में, प्लीज हैंड वेव करके दिखाओ अगर किसी में है तो। नहीं, किसी में नहीं ना, ओके।
ठीक है, तो ये जो कम उम्र में जो आई डिफेक्ट आता है उसमें ये चीज नहीं होती है ना, ये बहुत रेयर है। हाँ, हर्ष तुम्हारे को है क्या ऐसी प्रॉब्लम? नो सर। नहीं। ठीक है, तो कम एज में ये वाली प्रॉब्लम नहीं होती, ये ज्यादातर उम्र बढ़ने के साथ आती है। तो यानी कि जो हमारे आंख में चश्मा ये देख रहे हैं, ये फार साइटेडनेस वाला है ना। यानी कि दूर की चीजें तो हमको प्रॉपर दिखती हैं, नजदीक की चीजें प्रॉपर नहीं दिखती, है ना। रीडिंग में जिनको प्रॉब्लम आती है ना, वो ये वाली पर्टिकुलर आई डिफेक्ट है। क्लियर है? यस सर। यस सर। अब ऐसी आई जो डिफेक्टिव है उसका अगर आपको जो है वो करेक्शन देना है, तो यहाँ भी बहुत आसान सा है काम, इसका भी करेक्शन। अब मान लो कि इस पर्सन का जो नियर पॉइंट है दैट इज नोन टू यू, है ना, ये पर्सन का नियर पॉइंट है। नियर पॉइंट है यानी कि यहाँ तक की जो चीजें हैं उसको ये आंख क्या कर रही है, रेटिना पे कन्वर्ज करा रही है। और आप चाहते हो कि ये पर्सन जो नॉर्मल इंसान का नियर पॉइंट है वहां तक की चीजें देख ले, यानी कि 25 सेंटीमीटर की चीजों को दिखाना चाहते हैं, है ना। यस सर। तो आपको क्या करना होगा कि पर्टिकुलर आंख के सामने आपको एक ऐसा लेंस लगाना होगा जो क्या करे कि ये 25 सेंटीमीटर से जो चलने वाली रे है, इस रे को थोड़ा सा कन्वर्ज करा दे, है ना, और जो इस पर्सन का नियर पॉइंट है वहां से आता हुआ अपीयरेंस दे दे। ठीक है, तो जो ये पर्सन का नियर पॉइंट है वहां से आता हुआ अपना अपीयरेंस दे दे, यहाँ से चलने वाली रे को, 25 सेंटीमीटर वाली रे को, ये पर्सन का जो नियर पॉइंट है वहां से आता हुआ अपीयरेंस दे दे। तो आगे का काम क्या करेगी, आई लेंस कर लेगी यस और सर। ये पर्सन 25 सेंटीमीटर की चीजें भी देख सकता है। यानी कि इस तरीके का आई डिफेक्ट के लिए आपको क्या रिक्वायरमेंट है, कन्वर्जिंग कन्वर्ट। लेंस, है ना, कन्वर्जिंग लेंस इस तरीके का आई डिफेक्ट के लिए। तो हाइपरोपिया या हाइपरमेट्रोपिया या प्रेस बायोपिया, कन्वर्जिंग लेंस क्या फोकल लेंथ होना चाहिए, अगर ये डिस्टेंस एक्स है तो डी पे आपको इमेज बनाना है, वी की वैल्यू आपको एक्स रखनी है माइनस का, और यू की जगह पे माइनस का डी, दैट इज इक्वल्स टू 1/f। तो क्या फोकल लेंथ होना चाहिए, दैट यू कैन कैलकुलेट विद द हेल्प ऑफ दिस पर्टिकुलर फॉर्मूला। इधर में भी ध्यान रखिएगा कि अगर कभी आपको लेंस और आई के बीच का सेपरेशन दिया गया है तो यहाँ पे एक्स जो है वो इस पर्सन का जो नियर पॉइंट है माइनस का लेंस की दूरी रखिएगा, और डी जो 25 सेंटीमीटर है उसकी जगह पे 25 माइनस लेंस का सेपरेशन फ्रॉम द आई रखिएगा और उससे कैलकुलेट करिएगा। ठीक है, वैसे अगर जनरली दिया नहीं जाता है कि लेंस कितना दूर पे लगा है आंख से, तो ऐसे केस में आपका जो है मान लेंगे कि आंख के नियरर ही लेंस भी लगाना है। यानी कि एग्जैक्टली ये जो फॉर्मूला है दैट इज फॉर कॉन्टैक्ट लेंस। ठीक है भाई, यस सर। तो ये दो तरीके के कॉमन आई डिफेक्ट हैं जो कि आप करेक्शन जो है सजेस्ट कर सकते हैं किसी पर्टिकुलर डिफेक्टिव आई के लिए। अब आ जाइए, एक और छोटा सा इंफॉर्मेशन है वो दे लेते हैं इसमें। एस्टिग्मेटिज्म एक और आई डिफेक्ट होता है। ये इमेज डिफेक्ट भी एक होता है, बट इमेज डिफेक्ट की बात नहीं कर रहे हैं हम, आई डिफेक्ट की बात कर रहे हैं। ठीक है ना, एस्टिग्मेटिज्म एक ऐसा आंख का डिफेक्ट है जिसमें दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन का जो विजन है वो पर्सन का प्रॉपर नहीं होता है ना। और इसको चेक करना भी बड़ा आसान है। जैसे मान लो कि एक पर्टिकुलर
पेपर के ऊपर आपने दो ऐसे बराबर लंबाई की, बराबर इंटेंसिटी की दो लाइन ड्रॉ करी है जो एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। व्हाइट पेपर के ऊपर ब्लैक कलर के पेन से आप ऐसे ड्राइंग बना दीजिए। ठीक है, बराबर लेंथ बराबर इंटेंसिटी के। और आप देख रहे हो, मान लो कि इस लाइन को, और आपको क्या दिखता है कि एक ये वाली जो लाइन है ये आपको दिखती है कि ये छोटी है, डल है एज कंपेरिजन टू दिस वन। तो इसको 90 डिग्री पे पेपर को घुमा दो, फिर से आपको इसी ओरिएंटेशन वाली लाइन अगर डल या छोटी नजर आती है तो इसका मतलब है कि आपका आंख में ये डिफेक्ट है। ठीक है, अगर आपकी बार ये वाली ओरिएंटेशन 90 डिग्री घुमाने पे आती है कि ये डल है, तो इसका मतलब कि आपने ड्राइंग प्रॉपर नहीं बनाया, क्योंकि यही लाइन यहाँ पे चली आई 90 डिग्री पे घुमा देने पे ना, तो यही छोटा लग रहा है, यही कम इंटेंसिटी का लग रहा है, इसका मतलब लाइन आपकी प्रॉपर नहीं खींची गई है। लेकिन अब जब ये 90 डिग्री घुमा दिया तो ये लाइन यहाँ पहुंच गई ना, और फिर से आपको यही दिख रहा है कि इसी ओरिएंटेशन वाली लाइन जो है वो डल है, छोटी है, इसका मतलब ये डिफेक्ट है भाई आंख में, जिसको एस्टिग्मेटिज्म कहते हैं, है ना। इस आई डिफेक्ट का होने का कारण क्या है कि आई लेंस या कॉर्निया का कर्वेचर का नॉन यूनिफॉर्म होना। नॉन यूनिफॉर्म कर्वेचर ऑफ कॉर्निया और आई लेंस, है ना। आई लेंस या कॉर्निया क्या जो है कर्वेचर का नॉन यूनिफॉर्म होना, मेजर आई लेंस का ही है। ठीक है, कर्वेचर का यूनिफॉर्मिटी नहीं होना, उसके वजह से ये डिफेक्ट होता है। इसका भी रेमेडी अगर आप किसी ऑप्थेल्मिस्ट के पास जाएंगे तो वो दे देगा आपको। इसकी रेमेडी जो होती है वो सिलेंड्रिकल ग्लास होती है, सिलेंड्रिकल ग्लास। सिलेंड्रिकल ग्लास बेसिकली क्या है कि एक ऐसा जो है लेंस है जिसका जो कर्वेचर है वो आपके आंख के कर्वेचर को कंपनसेट करने वाला होता है। ऐसा नहीं है कि सिलेंडर के शेप का होता है ना, नाम है इसका। सिलेंडर के शेप का नहीं दिखेगा, ऐसा जिसके आंख में डिफेक्ट होगा उसका चश्मा सिलेंडर के शेप का ना दिखेगा, नाम है ना। इसका कर्वेचर क्या होगा, डिफरेंट लोकेशन पे अलग अलग आपके आई लेंस के कर्वेचर को कंपनसेट करता हुआ कर्वेचर प्रोजेक्ट करने वाला लेंस है। ठीक है, तो एस्टिग्मेटिज्म का करेक्शन क्या है, सिलिंड्रिकल ग्लास। क्लियर? यस सर। Yes. और इसमें दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन के जो आपके विजन है दे आर नॉट आइडेंटिकल, ये आई डिफेक्ट हो गया। अब कल हम लोग इंस्ट्रूमेंट की बात करेंगे, माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप की, और उसके साथ ही ऑप्टिक्स का सेक्शन खत्म होगा। थैंक यू। ओके, Thank you, sir. Good night. Thank you, sir. थैंक यू सर। ओके Thank you, sir. बेटा। Good night, sir.